इसके बाद में फिर आपका आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है ये देखें। आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, दो तरह की डिवाइस हमारे पास में होती है। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि आपको जो भी आपको रिजल्ट दिखाया जाता है वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में दिखाया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट जो होता है वो आपको ऑन पेपर प्रिंटेड या फिर हार्ड कॉपी में आपको प्राप्त होता है। तो दोनों ही तरीके के आउटपुट डिवाइसेस हैं। एक तो डिवाइस है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और दूसरी जो डिवाइस है वो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है। इनमें क्या होता है कि आपको पेपर पे आपको आउटपुट नहीं दिया जाता, केवल उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है। इनमें क्या होता है कि आपका जो आउटपुट होता है वो क्या है, पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिखाई देता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर जो है वो किस में आता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आता है। मॉनिटर का जो आविष्कार किया था 1897 में कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया था, 1897 में। ऐसे तो हालांकि मोस्टली ये नहीं पूछा जाता, पर फिर भी आइडिया के लिए आप ध्यान रखें कि कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने इसका आविष्कार किया था 1897 में। मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में सूचनाओं को दिखाता है। आउटपुट जो होता है आपका उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शाता है। मॉनिटर रंग के आधार पे 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। कलर बेस पे हम इसको क्या करते हैं, 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। तो पहला जो होता है हमारा वो होता है मोनोक्रोम मॉनिटर। पहला कौन सा होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर होता है। उसके बाद में फिर दूसरा क्या होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर होता है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कलर मॉनिटर होता है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर का काम होता है कि इस प्रकार के मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए केवल एक रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए केवल एक रंग का प्रयोग किया जाता है, केवल एक ही रंग का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रे स्केल मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए ग्रे शेड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, मोनोक्रोम के समान ही होते हैं बट शेड्स जो होती हैं इसके लिए वो क्या होती हैं, ग्रे शेड्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसे ग्रे स्केल मॉनिटर कह देते हैं। थोड़ी सी शेडिंग वेडिंग ये यूज कर लेते हैं इसमें ना ये। तीसरा जो होता है वो होता है कलर मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर में डिस्प्ले के लिए रेड ग्रीन ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता है। आरजीबी जो होता है आपका, जिससे अन्य कलर भी बनते हैं, तो वो इसमें यूज किया जाता है। आरजीबी कलर का यूज किया जाता है इसमें। तो कलर मॉनिटर आजकल चल रहे हैं, पहले मोनोक्रोम बहुत पहले चला करते थे, आजकल कौन से चलते हैं, कलर मॉनिटर आजकल यूज होते हैं और इनमें आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, अगर ये पूछा जाए मॉनिटर के टाइप कौन सा नहीं है तो आपको पता होना चाहिए मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, ग्रे स्केल भी होता है और कलर भी होता है। मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर, ये 3 तरह के मॉनिटर होते हैं। किसके आधार पे, रंग के आधार पे। अगर तकनीक के आधार पे हम बात की जाए कि तकनीक के आधार पे मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो तकनीक के आधार पे एक तो होता है सीआरटी और एक होता है नॉन सीआरटी। सीआरटी के अलावा कौन कौन से होते हैं नॉन सीआरटी में, एलसीडी हमारे पास में होता है, टीएफटी है, एलईडी है, ओएलईडी और क्यूएलईडी, ये होते हैं। तो इनका जो फुल फॉर्म होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रखें कि फुल फॉर्म क्या होता है इनका। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। आगे डिटेल डिस्क्रिप्शन का मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आप समझ लें कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, ये होता है। एलसीडी का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलसीडी का फुल फॉर्म होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर इसके बाद में टीएफटी का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये किसका होता है, टीएफटी का होता है। नेक्स्ट इसके बाद एलईडी जो है उसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, तो लाइट एमिटिंग डायोड ये किसका होता है, एलईडी का होता है। ओएलईडी का होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये किसका है, ओएलईडी का। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, क्यूएलईडी। क्यूएलईडी का होता है क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड।
क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना, ये किसका होता है, QLED का होता है, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब मैं इसके बाद में ये आपको बताऊंगा अभी कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ CRT मॉनिटर और इनमें क्या होता है, हल्का सा एक ओवरव्यू, वैसे तो इसका इतना पूछता नहीं, इसमें हल्की चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, बेसिक जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से CRT मॉनिटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एनोड होता है, और कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इससे टकरा के चमक पैदा करते हैं, और यहाँ पे हमें, ये कैथोड होता है, ये क्या होता है, एनोड होता है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ, स्क्रीन पे टकराते हैं और टकरा के चमक पैदा करते हैं। इस स्क्रीन पे यहाँ पे ये टकराते हैं और उससे हमें ये दिखाई देता है। LCD मॉनिटर क्या है, ये क्या थे, वजन में क्या थे, ये भारी थे, और बिजली खपत क्या थी, ज़्यादा थी, बिजली खपत क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है ना, वजन में भारी थी, बिजली खपत ज़्यादा थी, इसलिए क्या बनाया गया, LCD बनाया गया। LCD में क्या होता है, एक जेल भरा रहता है, और जेल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं इधर उधर, यहीं पे। तो आपने देखा होगा जब उंगली से टच करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो हिलता डुलता सा एक जेल दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, साइड से देखने पर, साइड से देखने पर क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका व्यूइंग एंगल जो होता है, व्यूइंग एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए LCD में क्या है, ये तो था क्या, ये वाला जो था, ये CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर में क्या था, ये वजन में क्या था, भारी था, और बिजली की खपत ज़्यादा करता था। इसलिए इसका रिजोल्यूशन करने के लिए क्या आया, LCD आया। LCD क्या था, वेट में हल्का था। एक अकेला CRT और 5 LCD जो हैं वो बराबर बिजली खाते हैं। ये अकेला जितनी बिजली खाएगा CRT मॉनिटर, उतने में 5 LCD चल जाएंगे। LCD मॉनिटर वजन में, वेट में हल्के होते थे, ठीक है, लाइट वेट होते थे, बिजली कम खाते थे। दूसरा क्या है, उसमें जेल था, जेल भरा रहता था, उसमें मूवमेंट करते थे इलेक्ट्रॉन। तो साइड से देखने पे ब्लैक दिखाई देता था, क्योंकि उसकी बनावट इस तरह की थी कि वो व्यूइंग एंगल उसका ज़्यादा था, इस वजह से। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या आया, फिर TFT आया। ये बिल्कुल फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ये आया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। साइड से देखने पर भी ब्लैक दिखाई नहीं देता था इसमें, इसका सॉल्यूशन आया ये इसके बाद में। उसके बाद में फिर क्या आया, LED में क्या होता है, छोटे छोटे एक बल्ब होते हैं इस तरीके से, और उनसे क्या है, रोशनी निकलती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उन छोटे छोटे बल्बों से मिलकर के तब जाके कोई पिक्चर बनती है। तो लाइट एमिटिंग डायोड उसे हम बोलते हैं, और उसी का आगे रूप है OLED, QLED, ये इसके आगे रूप है। अब देखिए इसके बाद में कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से, मॉनिटर में। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि मॉनिटर का जो साइज है वो एक्चुअल साइज किस तरीके से नापा जाता है। तो मॉनिटर का साइज जो है, वास्तविक आकार प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको कैसे नापा जाता है, डायगोनली नापा जाता है। ये सवाल कई बार आया है, कई एग्जामों में आया है, और काफ़ी बार पूछा जाता है कि मॉनिटर का वास्तविक आकार प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार नापा जाता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आता है, उसको विकर्ण रूप में उसको नापा जाता है। मॉनिटर का अगर आपको वास्तविक आकार प्राप्त करना है, ठीक है, वास्तविक आकार आपको उसका चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विकर्ण रूप में आपको नापना होगा, एक्चुअल साइज अगर उसका आपको प्राप्त करना है तो। दूसरा ये होता है कि मॉनिटर का साइज जो होता है उसको किस में नापा जाता है, तो उसको किस में नापा जाता है, इंचेस में नापा जाता है, इंच में, ठीक है। 15 इंच का मॉनिटर, 19 इंच का मॉनिटर, ऐसे मतलब ये कहा जाता है। तो मॉनिटर का जो स्क्रीन साइज है उसको नापा जाता है डायगोनली, और किस में नापा जाता है, इंचेज में उसको नापा जाता है, ठीक है। ये इसके बाद एक वर्ड आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन एक डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण भाग होता है जिस पर डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता निर्भर करती है। स्पष्टता का मीन्स ये है कि अगर किसी डिवाइस का रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो उसकी क्या है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, रिजोल्यूशन कम है तो पिक्चर क्वालिटी कम होगी।
रेजोल्यूशन का तात्पर्य पिक्सल के घनत्व से होता है, जिसे डीपीआई कहते हैं या पीपीआई कहते हैं। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच, के 1 इंच में कितने डॉट्स हैं। तो रेजोल्यूशन को किस में नापते हैं, डॉट्स पर इंच में नापते हैं, डीपीआई में नापा जाता है इसको, ठीक है ना, डीपीआई में नापा जाता है, डॉट्स पर इंच में। अब देखें पिक्सल के मध्य की दूरी को, पिक्सल क्या होता है, हाँ पहले एक बात करते हैं पिक्सल की। किसी स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिक्सल। स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है पिक्सल। स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को, मतलब एक डॉट को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं, ठीक है। तो पिक्सल का घनत्व जो होता है वो उससे तात्पर्य किसका है, डीपीआई का। रेजोल्यूशन का तात्पर्य पिक्सल के घनत्व से होता है, जिसे डीपीआई में मापा जाता है। पिक्सल के मध्य की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। तो 1-2 पिक्सल, इनके मध्य की जो दूरी है ये, इसको क्या कहते हैं, डॉट पिच कहा जाता है, ये ठीक है। पिक्सल के मध्य की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है, जो सामान्यतः 0.15 mm से 0.31 mm होती है, ठीक है। कितना होती है, सामान्यतः 2 पिक्सल्स के बीच की जो दूरी होती है ये डॉट पिच, ठीक है। ये भी पिक्सल है और ये भी पिक्सल है, तो 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। सामान्यतः कितनी होती है, 0.15 से कितना होती है, 0.31 mm होती है ये, ठीक है ना। 0.15 से लेके 0.31 mm, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। पिक्सल्स के मध्य की दूरी को, पिक्सल के मध्य की दूरी को, ठीक है, पिक्सल्स के मध्य की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है, जो सामान्यतः 0.15 mm से लेके 0.31 mm तक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और पिक्सल किसे कहते हैं, किसी स्क्रीन की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट, ये होता है। जैसे परमाणु सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, तो ऐसे ही क्या होता है, सबसे स्क्रीन की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। कोशिका होती है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, फिर उससे बनता है, कोशिका से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से अंग बनता है, अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर बनता है, बॉडी बनती है। ऐसी परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक, यौगिक से पदार्थ बनता है। ऐसे ही पिक्सल से मिलकर ही हमारी क्या होता है, स्क्रीन बनती है, कोई पिक्चर बनती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है स्क्रीन की, पिक्सल होती है, ठीक है। पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट होता है, ठीक। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन सी हमारी पिक्चर क्वालिटी होती है हमारे पास में। रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे थे कि रेजोल्यूशन क्या होता है ना, ये तो रेजोल्यूशन में क्या होता है कि एक स्क्रीन जो होती है, एक स्क्रीन जो है वो एक बार में अधिकतम कितने डॉट्स को दर्शा सकती है, एक बार में अधिकतम कितने डॉट्स को दर्शा सकती है, वो उसकी क्या कहलाता है, वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। ये क्या है, पिक्सल का घनत्व है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर दिखाई देती है। स्क्रीन पे जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा मतलब अच्छी पिक्चर आती है। अब जो स्क्रीन एक बार में जितने ज़्यादा डॉट दिखाएगी उसकी पिक्चर क्वालिटी उस सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो एचडी स्क्रीन जो है, एचडी स्क्रीन का मतलब है कि आपके पॉइंट इस तरीके से हैं। बात करूं फुल एचडी की तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से। ये क्वाड एचडी की अगर हम बात करें तो ये आ गया, इसके बाद में ये इसमें ये इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। तो ये स्पष्टता आपको दिखाई देगी। देखिए एचडी में क्या होता है, 1280 पिक्सल इधर से इधर होते हैं और 720 किधर से किधर होंगे, इधर से इधर 720 होंगे। ये 720,
ठीक है। ये इसमें 1920 हैं, ये कितने हैं 1920। 2560 इधर से इधर पिक्सल होंगे, 3840 इधर से इधर पिक्सल होंगे, 7680 इधर से इधर होंगे। मान लीजिए मैंने किसी का नाम ए बनाया जैसे, तो मैं ये लिख रहा हूँ इस तरीके से, तो ये नाम क्या है, पिक्सल कम है तो स्पष्ट नहीं है। अगर पिक्सल की संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नाम भी क्या होता जाएगा, ये इस तरह से आता जाएगा, इस तरह से ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो HD जो स्क्रीन होती है वो एक बार में एक तरफ एक्स एक्सिस पे 1280 पिक्सल दिखा सकती है और इधर से इधर कितना दिखा सकती है, 780 720। HD में क्या होता है, इधर से इधर तो कितने होते हैं 1280 और इधर से इधर कितने होते हैं 720। ये किस में होता है, HD में। फुल HD में क्या होता है, फुल HD में होता है आपका कितना 1920, तो इधर होते हैं 1920 और इधर से इधर ये, और इधर से इधर कितने होते हैं 1080 होते हैं। तो ऐसे मतलब ये पिक्सल्स को दिखाते हैं। क्वाड HD का दूसरा नाम के QHD को क्या बोलते हैं, क्वाड HD कहते हैं, क्वाड HD 2K भी इसका नाम होता है। और UHD को बोलते हैं अल्ट्रा HD, और या फिर इसको 4K कहते हैं, और इसको क्या है 8K। तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, 8K है सबसे लेटेस्ट है। और इस K का मतलब क्या होता है, किलो, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है ना। ये तो ये इसमें HD कितना दिखा सकती है, 1280 गुणा 720 पिक्सल दिखा सकती है, 1280 क्षैतिज रूप में और 720 ऊर्ध्वाधर। फुल HD 1920 गुणा 1080, QHD 2560 गुणा 1440, UHD 3840 गुणा 2160 और 8K में 7680 गुणा 4320। तो जिसमें जितने ज़्यादा पिक्सल शो करने की क्षमता है उसका रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि रेजोल्यूशन बढ़ता है तो पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ेगी। अगर रेजोल्यूशन घटता है तो पिक्चर क्वालिटी घटती है। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक स्क्रीन एक बार में कितने अधिकतम पिक्सलों को दर्शा सकती है। जो ज़्यादा दर्शाएगी वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर आएगी, कम पिक्सल दर्शा सकती है वो कम क्वालिटी क्या होगी, कम होगी उसकी। ठीक है ना। ये तो ये ध्यान रखें, पिक्सल का मतलब स्क्रीन की सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है, पिक्सल होती है। रेजोल्यूशन का मतलब किसी स्क्रीन की क्षमता कि वो एक बार में कितने पिक्सल्स को शो कर सकती है। ठीक है। QHD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वाड HD। UHD का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा HD। क्वाड HD का दूसरा नाम होता है 2K। अल्ट्रा HD का दूसरा नाम होता है 4K। K का मीनिंग क्या होता है, किलो। पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट। और स्क्रीन साइज को कैसे नापते हैं हम, डायगोनली, विकर्ण रूप में मॉनिटर की। मॉनिटर के स्क्रीन का वास्तविक आकार प्राप्त करने के लिए हम उसको विकर्ण रूप में नापते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन को इंचेज में नापा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। रेजोल्यूशन को नापने का जो हमारी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डॉट्स पर इंच होती है। DPI में किसी की पिक्चर क्वालिटी को अगर नापना है तो किस में नापेंगे, डॉट्स पर इंच में नापा जाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है बिट मैप, रिफ्रेश रेट, फ्लिकरिंग और इंटरलेसिंग और एस्पेक्ट रेशो। तो ये भी हमें समझना है। बिट मैप का मीनिंग क्या होता है, एक डिस्प्ले डिवाइस में टेक्स्ट को दर्शाने के लिए कम पिक्सल की आवश्यकता होती है, जबकि ग्राफिक्स को दर्शाने के लिए पिक्सल के समूह की आवश्यकता होती है, जिन्हें बिट मैप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नाम लिखा, मैंने लिखा JAI, जय नाम लिखा, तो इसके लिए मुझे कम पिक्सल की ज़रूरत हुई। और अगर मैं कहूँ जैसे मान लीजिए क्या है, ऐसे ही है, ग्राफिक्स अगर हमें बनानी है, कोई इमेज बनानी है, जैसे ये है, तो इमेज में हमें क्या होता है, पिक्सल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, बिट मैप कहा जाता है। एक डिस्प्ले डिवाइस में टेक्स्ट को दर्शाने के लिए कम पिक्सल की आवश्यकता होती है, जबकि ग्राफिक्स को दर्शाने के लिए, ये इमेज जो मैंने बनाई है नीचे, ग्राफिक्स को दर्शाने के लिए पिक्सल्स के समूह की आवश्यकता होती है। तो पिक्सल्स के समूह की आवश्यकता होती है ग्राफिक्स को दर्शाना है, तो बहुत सारे, जैसे ये बना दिया मैंने और ये कुछ और किया, तो क्या होगा, पिक्सल्स के समूह की आवश्यकता है।
तो उसे क्या कहा जाता है, बिट मैप कहा जाता है। जब ग्राफिक्स को दर्शाएंगे तो पिक्सल्स की समूह की आवश्यकता, तो पिक्सल्स के समूह को क्या कहते हैं, बिट मैप कहा जाता है, बिट मैप। रिफ्रेश रेट, एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला चित्र ऊपर से नीचे, बाएं तथा दाएं बनता तथा मिटता है, जो रिफ्रेश रेट पर निर्भर करता है, इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। रिफ्रेश रेट का मतलब स्क्रीन जो होता है अपने आप से क्या होती रहती है, रिफ्रेश होती रहती है। तो निश्चित टाइम में स्क्रीन क्या होती है, अपने आप से रिफ्रेश होती है। चित्र जो होता है अपनी डिस्प्ले डिवाइस पर बनने वाला, वो क्या होता है, बनता है, मिटता है, एक तो रिफ्रेश होता रहता है अपने आप से, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट में नापा जाता है, जिसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है। तो वो किस में नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। फ्लिकरिंग, मॉनिटर का झिलमिलाना, मॉनिटर क्या करता है, ब्लिंक कर रहा है, झिलमिला रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग कर रहा है। ठीक है, मॉनिटर का स्क्रीन का झिलमिलाना, उसे क्या बोलते हैं, फ्लिकरिंग करना कहते हैं, फ्लिकरिंग कर रहा है ये। इंटरलेसिंग, ऐसी टेक्निक जिसमें एक बार में आधी लाइन शो होती है और मॉनिटर फ्लिकरिंग करता है, उसे क्या कहते हैं, इंटरलेसिंग कहते हैं। इंटरलेसिंग का मतलब मॉनिटर में एक बार में आधी लाइन शो होती है और मॉनिटर क्या करने लग जाता है, झिलमिलाने लग जाता है, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इंटरलेसिंग कहा जाता है। आधी लाइन शो होगी और मॉनिटर झिलमिलाने लग जाता है, उसे कहते हैं इंटरलेसिंग। आस्पेक्ट रेशो, डिस्प्ले डिवाइस की चौड़ाई व ऊंचाई या क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पिक्चरों के अनुपात को आस्पेक्ट रेशो कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एचडी है, एचडी में क्या होता है, इधर से इधर जो पिक्सल हैं वो कितने हैं, 1280, इधर से इधर जो पिक्सल हैं कितने हैं, 720, तो 1280 अनुपात कितना है, 720। अब इनको काटो, जो काटा तो कितना आया यहाँ पे, इसको काटा हमने, 0 से 0 गया, 8 से काटा, 8 9 72, और 8 से 8 एकम 8, 4 8 6 48, तो ये क्या आ गया, 16 अनुपात 9। तो ये क्या आ गया, इसका आस्पेक्ट रेशो आ गया। ठीक है ना। तो किसी स्क्रीन की क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पिक्सल्स के अनुपात को क्या कहा जाता है, आस्पेक्ट रेशो कहा जाता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स का जो रेशो होता है उसे क्या बोला जाता है, आस्पेक्ट रेशो। तो देखिए इसका जो है हॉरिजॉन्टल पिक्सल कितने हैं, 1280 एक लाइन में, वर्टिकल कितने हैं, 720 हैं। तो 1280 गुणा 720 अगर ये किया तो कितना, 1280 गुणा 720 करेंगे तो कितना आएगा, 720। तो 1280 गुणा 720 अगर हमने किया तो कितना आ गया, ये 16 अनुपात 9 आ गया। तो इसका आस्पेक्ट रेशो कितना आ गया, 16 अनुपात 9। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आस्पेक्ट रेशो कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंटर के बारे में, हम बात करते हैं। प्रिंटर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है और प्रिंटर में से सवाल पूछे भी जाते हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं प्रिंटर में। तो हमारा ये इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक प्लॉटर और प्रोजेक्टर स्पीकर ये और बताने हैं आपको। तो प्रिंटर में क्या होता है, इसका प्रयोग सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी को किस में बदला जाता है, हार्ड कॉपी में, इसमें बदलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस में बदलते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं ये। और ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कोई आवाज़ नहीं करती है, प्रिंट करते समय कोई भी आवाज़ नहीं करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंट करते समय कोई आवाज़ नहीं करते, स्मूथली प्रिंट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, अक्षर ऐसे उभरे हुए होते हैं, टाइपराइटर की तरह से खट 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 ऐसे पढ़ते हैं और तब जाके वो आवाज़ से प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके ये आता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है, पेज प्रिंटर आता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक आता है आपका लाइन प्रिंटर, और इसमें आता है आपका पेज प्रिंटर आता है। कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में केवल एक अक्षर प्रिंट करता है।
एक बार में अक्षर बाई अक्षर, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट जो करता है वो क्या होता है आपका, जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करता है वो क्या कहलाएगा आपका, जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर प्रिंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। इसमें एक बार में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। और पेज प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करते हैं। ठीक है ना। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या आता है, पेज प्रिंटर आता है, एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करते हैं। इसके अलावा लाइन प्रिंटर क्या करते हैं, एक बार में पूरी लाइन को, और कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरे एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है। अब कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड होती है नॉर्मली वो कितनी होती है, 30 से लेके 600 CPS कैरेक्टर पर सेकंड। CPS का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड ये होता है। तो ये 30 से लेके 600 कैरेक्टर तक एक सेकंड में प्रिंट करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं। 30 से लेके 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड के हिसाब से करते हैं। और ये जो लाइन प्रिंटर होते हैं क्या करते हैं, 300 से लेके 3000 लाइन पर मिनट, ये 300 से लेके 3000 लाइन पर मिनट प्रिंट करते हैं। और ये किस में करते हैं, पेज में करते हैं। इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखें, 30 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकंड ये प्रिंट करते हैं। और लाइन प्रिंटर 300 से लेके 3000 लाइन पर मिनट ये प्रिंट करते हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर में क्या आता है, दो प्रिंटर आते हैं, एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे क्या होता है, सस्ता होता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या है, सबसे सस्ता है। इसमें रिबन कार्टेज यूज की जाती है। रिबन कार्टेज पे एक अक्षर पढ़ते हैं, खट 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 खट, उसके छप के वो प्रिंट होता है। प्रिंटिंग इसमें लेफ्ट टू राइट की जा सकती है और राइट टू लेफ्ट की जा सकती है। दोनों ही साइड में प्रिंटिंग की जा सकती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी की जा सकती है। और प्रिंटिंग होती किससे है, प्रिंट हेड से इसमें प्रिंटिंग होती है। एक प्रिंट हेड होता है जिसमें पिन लगी होती है, उससे प्रिंट हेड से प्रिंटिंग होती है। अब पिनों की संख्या क्या होती है, 7, 9, 11, 14, 18, 24, 36। ये अलग अलग टाइप है पिनों के। सबसे फास्ट जो प्रिंटिंग करता है वो कौन सा करता है, 36 पिन वाला हेड जो है वो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रिंट क्या होता है, फास्ट होता है। 36 पिन हेड है ना ये। और 9 पिन और 24 पिन हेड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन से हैं, 9 और 24 पिन वाले जो हेड होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और 36 पिन वाला हेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टली प्रिंट करता है। अब ये जो होते हैं, ये जो डीएमपी प्रिंटर है वो दो तरीके के होते हैं, 80 कॉलम का और 136 कॉलम का। डीएमपी प्रिंटर का यूज़ क्या होता है, सबसे सस्ता होता है, सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी। तो ये भी पूछा जाता है सवाल के डीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। अब ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, रिजर्वेशन वगैरह में, टिकट विंडो में, जैसे वहाँ पे टिकट में, अस्पताल में, अस्पतालों में पर्ची काटनी है जैसे वहाँ पे, वहाँ यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे सस्ती प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सस्ता होता है, आपने देखा होगा जो प्रिंट होते हैं खिच 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 ऐसे करके जो प्रिंट आता है और फटाफट फाड़ के आपको टिकट दे देते हैं, अस्पतालों में स्लिप दे देते हैं, वो सब किससे होता है, डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होता है। ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डेजी व्हील। डेजी व्हील का मीनिंग क्या होता है, गुल बहार के फूल जैसी इसकी आकृति होती है। ये थोड़ा स्लो है पर इसकी क्वालिटी अच्छी आती है। और इसमें भी क्या होता है, रिबन कार्टेज यूज की जाती है। रिबन मतलब कार्बन पेपर टाइप में जो होता है ना, वो इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, रिबन यूज किया जाता है। स्लो होता है पर क्वालिटी क्या होती है इसकी, अच्छी होती है। और गुल बहार के फूल जैसी होती है, गुल बहार के फूल जैसी इसकी आकृति होती है, इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर इसको कहा जाता है। डेजी का मीनिंग क्या होता है, गुल बहार। तो ये तो बात रही कैरेक्टर प्रिंटर की। इसके बाद में हम बात करते हैं बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये तीनों के तीनों लाइन प्रिंटर होते हैं, इनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। इनमें क्या होता है, बैंड जो होता है, बैंड में जैसे चेन प्रिंटर है उसमें एक ऐसे चेन चलेगी, ड्रम प्रिंटर है उसमें क्या होता है, ड्रम की सी आकृति होती है, बैंड प्रिंटर बैंड। तो इन सब में क्या होता है, एक लाइन प्रिंट होती है एक साथ ही, ऐसे लाइन प्रिंट होती है ये। तो लाइन प्रिंटर इसलिए इन्हें कहा जाता है। आजकल ज़्यादा यूज़ कहीं नहीं होता है इनका, तो इन्हें लाइन प्रिंटर में कौन से आते हैं, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब बात करते हैं इनकी पेज प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर
इंकजेट प्रिंटर और क्या है, थर्मल प्रिंटर, इनकी हम बात करते हैं। ये आजकल के दिनों में ज़्यादा चलते हैं। ये कलर प्रिंटर भी होता है। ये क्या होता है, कलर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का यूज़ घर में करते हैं ज़्यादातर। इसका क्या है, ऑफिसों में यूज़ करते हैं। देखिए इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे, ऑफिस में। इसका यूज़ करते हैं कहाँ पे, घर में। घरों में ज़्यादा यूज होता है इसका। ये क्या है, कलर प्रिंटर है। और इसका यूज़ होता है कहाँ पे, एटीएम मशीनों में। तो ये जो लेज़र प्रिंटर है, ये इसका यूज़ होता है ऑफिसों में। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ऑफिसों में इसको लगाते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, घरों में इसका यूज़ किया जाता है। और थर्मल प्रिंटर को एटीएम मशीनों में यूज़ किया जाता है। थर्मल प्रिंटर की जो स्याही होती है वो क्या है, उड़ जाती है। थर्मल प्रिंटर की स्याही जो है वो क्या हो जाती है, थोड़े टाइम बाद उड़ जाती है। वैक्स आधारित होती है इसलिए। देखिए लेज़र प्रिंटर जो होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय प्रिंटर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्पीड में सबसे तेज़ प्रिंटर है। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 9 और 24 पिन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हेड 36 पिन का जो है वो सबसे फास्ट होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है इन चीज़ों को। और प्रिंटिंग में ये क्या है, ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर रिबन कार्टेज यूज़ किया जाता था कैरेक्टर प्रिंटर में, और यहाँ पे क्या है, ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, फोटोकॉपी मशीन की तरह से होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 डीपीआई होती है। क्वालिटी और स्पीड दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। स्पीड किस में नापी जाती है इनकी, पेज पर मिनट है ना, पीपीएम में, या पेज पर सेकंड में नापी जाएगी। ठीक है, और जो क्वालिटी है वो किस में नापी जाती है, डीपीआई में नापी जाती है। डीपीआई में क्या नापी जाती है, क्वालिटी, डॉट्स पर इंच में। स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट ऐसे नापी जाती है। तो ये क्या है, लेजर प्रिंटर में माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम को अलग यूज किया जाता है। रैम रोम होती है लेजर प्रिंटर में, और माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, रैम भी होती है, रोम भी होता है ना, ये भी होती हैं चीज़ें। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रिंटिंग है, फास्ट है, ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है आजकल, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक नोजल होता है। नोजल से कागज़ पे स्याही की बूंदों की बौछार होती है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इंक जेट, जेट का मतलब एक पंप होता है, उसमें इंक भरी रहती है और उससे वो प्रिंट होता है। इंक जेट प्रिंटर कलर प्रिंटर होते हैं, घरेलू उपयोग के लिए लोकप्रिय होते हैं। जो ई मित्र वाले या उन पे आप देखते हो काले रंग का एक प्रिंटर होता है, ब्लैक कलर का, और जिसमें 3 डिब्बे लगे रहते हैं स्याही के, रेड ग्रीन ब्लू वाले, वो इंक जेट प्रिंटर होता है। जो ऑफिसों में देखते हो सिंपल, वो कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। और इंक जेट प्रिंटर वो होता है जो ई मित्रा वगैरह उन पे आप फोटो वोटो निकलवाते हो। इसमें इंक क्लोजनिंग हो जाती है। अगर थोड़े दिन अगर आपने रख दिया, काम नहीं किया, तो इंक जो है वो क्या होती है, जम जाती है। इसलिए इसको 1-2 दिन में, 1-2-4 दिन में इसको चलाना पड़ता है। थर्मल प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, इंक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वैक्स आधारित रिबन से अक्षर प्रिंट होते हैं। थर्मल प्रिंटर की प्रिंटिंग कागज पर ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। इस प्रिंटर का उपयोग एटीएम मशीनों में किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछा जाता है कि एटीएम मशीनों में कौन से प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वैक्स आधारित प्रिंट होता है इसका, जो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप से उड़ जाती है। आपने देखा होगा एटीएम में से जो स्लिप निकलती हैं, तो उन स्लिप्स में क्या होता है, एटीएम मशीनों में जो स्लिप निकलती हैं उनमें क्या, वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, कुछ समय बाद वो उड़ भी जाता है। तो उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। ये महंगा प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर। एक होता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट, फोटोकॉपी, स्कैनिंग, फैक्स आदि का कार्य एक प्रिंटर में कर सकते हो। मल्टी फंक्शन का मतलब होता है जिसमें प्रिंट भी कर लो, फोटोकॉपी, स्कैन भी कर लो, फैक्स भी कर लो, सब कुछ कर लो, वो क्या है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहलाता है। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मोबाइल का कवर। आपने देखा होगा कि आपने ये चाय के जो मग होते हैं या चाय पीने के मग हैं या कुछ भी, उन पे आपने कुछ प्रिंट करा लिया, मोबाइल का कवर आपने प्रिंट करा लिया। तो 3D टाइप में अगर आपको प्रिंटिंग करानी है तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, 3D प्रिंटर यूज़ किया जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, आजकल बहुत सारी वस्तुओं पे प्रिंट कराए जाते हैं, तो 3D प्रिंटर का ये यूज़ होता है ना। ये इसके अलावा फिर क्या है,
इसमें आपका एक आता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है कि छोटे छोटे डायग्राम तो आपके छप जाते हैं, पर ये जो है बड़े जो हैं बैनर हैं जैसे आपके, ठीक है, बड़े मैप हैं, बिग मैप, इनको छापने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? प्लॉटर की आवश्यकता होती है। ऐसे डायग्राम जो प्रिंटर से नहीं छप पाते हैं उन्हें किससे छापते हैं हम? प्रिंट किससे करते हैं? प्लॉटर से करते हैं। तो प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा बड़े बड़े डायग्राम, बैनर वगैरह जो होते हैं, बड़े मैप, नक्शे होते हैं, वो सब इससे छापे जाते हैं। तो ये भी किस में आता है? आउटपुट डिवाइस में आता है। इसके अलावा स्पीकर आप जानते हैं, स्पीकर में क्या होता है? साउंड के लिए, साउंड अगर आपको बाहर भेजना है, अगर सिस्टम से बाहर साउंड प्रसारित करना है, भेजना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? स्पीकर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का मीन्स होता है कि आपके दीवार पे या कहीं की स्पेशल स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट करके किसी चीज़ को आप दर्शाना चाह रहे हैं मॉनिटर की टाइप में, तो वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट है। तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, हमारा स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये सब किस में आते हैं? हमारे ये आउटपुट डिवाइस में ये आते हैं, ठीक है। ये 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाता है चाय वगैरह के जो कप होते हैं उन पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है ये। और इसके अलावा आपका क्या, मोबाइल का कवर है, इन पर प्रिंट करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट इसमें हम बनाते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं ना जी। देखिए ये होता है, एक तो होता है अपडेट, एक होता है अपग्रेड करना। अपडेट करना क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर में बदलाव करके नई विशेषताओं को प्राप्त करना, उसे कहते हैं अपडेट करना। जैसे आप कहते हो एंटीवायरस को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो उसमें नई जो फीचर्स हैं उनको ऐड करना, वो क्या कहलाता है? अपडेट करना कहलाता है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर में, जैसे मोबाइल में हम कहते हैं व्हाट्सएप पे अगर क्या है कि आपका डार्क मोड आ गया, नया फीचर आ गया डार्क मोड, तो उसको अपडेट कर रहे हो आप, डार्क मोड वाली विशेषता जो है आपके व्हाट्सएप में आ जाए, तो आपने क्या किया? प्ले स्टोर पे जाके उसको अपडेट कर लिया। तो अपडेट का मतलब होता है नई विशेषताओं को प्राप्त करना, उस प्रोडक्ट से संबंधित नई विशेषताएं जो आई हैं उनको प्राप्त करना। अपग्रेड का मतलब होता है नया संस्करण प्रयोग करना। जैसे कोई वर्जन है, पुराना वर्जन है, उसका नया वर्जन आप प्राप्त कर रहे हो, तो वो क्या होता है? अपग्रेड करना होता है। और अपडेट का मतलब उसके फीचर ऐड करना। अपग्रेड का मतलब नया वर्जन यूज करना, और अपडेट का मतलब नए फीचरों को पुराने वर्जन में ही उसी में ऐड कर लेना। बग का मीन्स क्या होता है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर या त्रुटि आती है तो उसे क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं उसको। अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको, कंप्यूटर में कोई अगर एरर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। एक वर्ड होता है डीबगिंग, कि कंप्यूटर में कोई भी एरर आ गई, सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि है, तो उसको ढूंढना है, सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में उसको हटाना, तो वो क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है, ठीक है ना। सर्च करने के बाद में उसको, त्रुटि को ढूंढना तथा हटाना, उसको क्या बोलते हैं? डीबगिंग करना कहते हैं। पेज फाइल, एक सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन रिपेयर करने वाली फाइल जो होती है उसको हम पेज फाइल बोलते हैं। आपने देखा सड़क बनती है तो सड़क पे क्या होता है? गड्ढे हो गए कहीं पे भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पेच वर्क होता है, पेच वर्क। तो पेच वर्क का मतलब जहाँ जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है उस गड्ढे को भरा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन रिपेयर करने वाली जो फाइल होती हैं, उनसे रिलेटेड जो फाइल जिनसे वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसकी एरर दूर होगी, तो उस फाइल को क्या कहा जाता है? पेज फाइल कहा जाता है। फॉर्मेटिंग, एक डिस्क को ट्रैक सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया। मतलब आपने डिस्क पे जो कुछ भी पड़ा था उस पूरी डिस्क को आपने क्या कर दिया? साफ कर दिया। तो साफ करने को उसको क्या बोलते हैं? अब फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जब वो दोबारा से बनेगी तो उस पर इस तरीके से क्या हो जाएगा? ट्रैक, और ट्रैकों में क्या बन जाएंगे? इस तरह से सेक्टर बन जाएंगे, और सेक्टर में क्या बन जाएंगे? इसमें ब्लॉक बन जाएंगे, ऐसे बना देते हैं। तो ट्रैक है, ये ट्रैक है, ट्रैक को फिर किस में बांटा? सेक्टर में, सेक्टर को किस में बांटा? ब्लॉक में बांटा। तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। बर्निंग का मीन्स क्या होता है कि एक डिस्क में डेटा को कॉपी या राइट करना। जैसे आपने डिस्क कोई सीडी लगा दी अपने कंप्यूटर में, अब आप क्या कर रहे हो? सीडी लगाने के बाद में अब आप उस पर कोई डेटा डाल रहे हो, ठीक है ना, उस पर कोई डेटा डाल रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बर्निंग करना कहते हैं, ठीक है ये। तो इसके बाद में आपने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको बताया था कि अपडेट क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है, बग किसे कहते हैं, डिबगिंग, पेज फॉर्मेटिंग, बर्निंग, ये सब मैंने आपको समझाया था।
और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी पिक्चर के अनवांटेड पार्ट को हम रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉपिंग करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है, इसका कोई पार्ट है, हमें अनवांटेड पार्ट जो है हटाना है, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग करना कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग करना कहते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में क्या है, स्टोरेज यूनिट जो है मेमोरी की, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी स्टोरेज यूनिट में से भी सवाल आता है, और कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें इस स्टोरेज यूनिट में से सवाल ज़रूर पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन इसके मतलब ज़रूर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट आता है। तो बात कर लेते हैं स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। एक स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित किए जाने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को संग्रहण क्षमता कहा जाता है। कोई भी डिवाइस है, उसमें डिवाइस में मैक्सिमम कितना डाटा आ सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बोलते हैं। एक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मान लीजिए सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, या फिर आपकी क्या है होलोग्राफिक डिस्क आती है, एक ब्लू रे डिस्क है, काफ़ी सारी डिस्क आपकी आती हैं, ठीक है ना। तो उनमें क्या है आपका कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, कितना डाटा उसमें सेव हो सकता है, उसको उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है। अब स्टोरेज यूनिट्स को कैपेसिटी को नापने के लिए हमारे पास में क्या होता है, स्टोरेज यूनिट्स होते हैं। अब स्टोरेज यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या कितना कितना बिट बाइट आते हैं, क्या आते हैं, उनके सवाल ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, ये हमें समझना है। तो मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा JAI। अब मैं कहता हूँ कि ये जो नाम है, ये कंप्यूटर मेमोरी में सेव होने के लिए कितनी मेमोरी की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स इस नाम को कंप्यूटर में सेव होने के लिए, सेव करने के लिए कितने बाइट की या कितने बिट की मेमोरी मेरे कंप्यूटर में होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि एक अक्षर जो होता है वो क्या करता है, 1 बाइट मेमोरी लेता है। एक अक्षर जो होता है वो 1 बाइट लेता है। ये क्या करेगा, ये 1 बाइट मेमोरी की चाहिए इसको सेव होने के लिए, और ये जो है इसको भी सेव होने के लिए क्या चाहिए, 1 बाइट की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। मीन्स ये जो मेरा नाम है, 3 अक्षर का नाम है, 3 कैरेक्टर का नाम है, तो ये कितनी मेमोरी, इसको मेमोरी में जगह चाहिए, 3 बाइट की रिक्वायरमेंट इसको है। अगर मेरे कंप्यूटर में 3 बाइट की मेमोरी है तो ये 3 अक्षर का नाम सेव हो सकता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक अक्षर जो है वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है। अगर उसको सेव करना है एक अक्षर को, एक कैरेक्टर को, तो आपको आपके कंप्यूटर में 1 बाइट की मेमोरी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम 5 अक्षर का है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम मैंने लिखा JIGAR, ये लिखा मैंने 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में कितना होना चाहिए, 5 बाइट की मेमोरी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक सिंगल कैरेक्टर जो होता है, वो एक अक्षर जो होता है वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है। अब एक जो अक्षर है वो क्या करेगा, 1 बाइट की मेमोरी लेगा, और कैसे सेव होगा, ऐसे 1 बाइट जो होती है वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है 8। तो ये जो अक्षर है J, ये कैसे सेव होगा, 1 बाइट में सेव होगा, और 1 बाइट का मतलब कितना होता है, 8 बिट, तो ये ऐसे सेव होगा। तो 1 बाइट जो होती है वो कितने बिट्स में होती है, 8 बिट में होती है। तो ये जो मेरा नाम है J जो लिखा हुआ है मैंने, ये J जो है 1 बाइट की मेमोरी इसको ज़रूरत होगी, और 1 बाइट फर्दर किस में डिवाइड होगी, 8 बिट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट में ये स्टोर होगी, और 8 बिट में इसको स्टोर इस तरीके से ही होगी। तो 8 8 दूना 16, और ये कितना 24, तो 3 बाइट का बराबर कितना हो गया, 24 बिट्स में ये सेव होगा, ठीक है ना। 8 का मतलब कितना हो गया, 3 बाइट का मीन्स कितना हो गया, हर एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि सिंगल कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट लेता है, मीन्स 8 बिट की मेमोरी उसको चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और कितने कितने क्या क्या वो लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बिट क्या होती है। देखिए बिट का मीन्स क्या होता है, बिट का मीन्स होता है बाइनरी डिजिट।
बिट में आपका क्या आता है, 0 या 1 आता है। बिट में क्या आता है, 0 या 1 आता है। तो बाइनरी में आपका 0 या 1 ही चलता है, तो 0 या 1 में से कोई एक बिट हो सकती है किसी में भी। तो 4 बिट का मिलकर के क्या बनता है, एक 4 बिट से आपका क्या बनता है, 4 बिट से आपका एक निबल बनता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि एक निबल जो होता है उस निबल में कितने बिट होती हैं। तो एक निबल में कितना होता है, 4 बिट होती हैं, ठीक है ना, 4 बिट्स ये होती हैं एक निबल में। ये पूछा जाता है कि 4 बिट से मिलकर के जो बनता है वो क्या होता है। तो 4 बिट से मिलकर के क्या बनता है, निबल बनता है एक, ठीक है ये। और 8 बिट से मिलकर के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। एक बाइट का मतलब क्या होता है, 1 बाइट का मीन्स कितना होता है, 8 बिट्स ये। तो एक बाइट का मतलब कितना होता है, 8 बिट होती हैं। तो पहला सवाल तो ये ध्यान रखना है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। और बिट में क्या होता है, 0 या 1, दो चीज़ें होती हैं। 4 बिट से मिलकर के क्या बनता है, एक निबल बनता है। और 8 बिट से मिलकर के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। तो 8 बिट का क्या होता है, एक बाइट होता है। अब बात कर लेते हैं 1 किलो बाइट की। तो 1 किलो बाइट में कितना होता है, 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो 1 किलो बाइट में कितना होता है, 1024 बाइट से मिलके बनता है 1 किलो बाइट। 1 केबी, किलो बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। उसके बाद 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। अब 1 मेगाबाइट जो है, 1 मेगाबाइट में कितना है, 1024 किलोबाइट है। अगर ये पूछा जाए कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसका और इसका गुणा करना पड़ेगा, इन दोनों का। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपना, 1 मिलियन बाइट्स आ जाएगा, 10 लाख बाइट्स आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर 1 मेगाबाइट में कितने, इतने किलोबाइट हैं। अगर हमें बाइट निकालने हैं तो क्या करेंगे, 1024 गुणा 1024। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 1024 गुणा कितना है, 1024, ये आपने किया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 10 लाख बाइट्स के करीब ये आता है। तो 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB। 1 MB बराबर होता है आपका 10 लाख बाइट्स, है ना। ये 10 लाख बाइट्स जो लगभग होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बाइट। तो 1 MB में कितनी बाइट्स होती हैं, 1 मिलियन बाइट्स इसमें होती हैं। उसके बाद में फिर 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट्स। तो अगर आपको 1 गीगाबाइट्स में ये निकालना है कि कितनी बाइट्स होती हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गीगाबाइट्स के लिए आपको करना पड़ेगा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, ये करना पड़ेगा। गीगाबाइट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसका भी गुणा करना पड़ेगा, गुणा और ये गुणा, ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 बिलियन, 1 अरब, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना आएगा, 1 अरब, ये 1 अरब बाइट्स, ये आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं इसको, बिलियन। मिलियन, बिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और बिलियन का मतलब क्या होता है, अरब होता है, 1 अरब होता है। तो 1 बिलियन बाइट्स होंगी। अगर हम ये बात करेंगे 1 टेराबाइट में कितने, क्या है, 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। और बाइट्स निकालनी है तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कितना, 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024। तो 1 TB बराबर होगा अपना कितना हो जाएगा, 1 खरब, 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बाइट्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 TB बराबर कितना हो जाएगा, 1 ट्रिलियन बाइट्स हो जाएगा। ये ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है, 1 किलोबाइट्स होता है। 1024 किलोबाइट्स बराबर होता है 1 मेगाबाइट्स। और
1 मेगाबाइट्स बराबर होता है 10 लाख, कितना है 1 मिलियन बाइट्स, 10 लाख बाइट्स होता है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं वो निकल के आ जाएगा। इसके लिए 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, और अगर आप चाहते हो कि 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं तो फिर इसका भी गुणा कर दीजिए, 1024 1024 1024। 1 टेराबाइट में क्या होता है 1024 गीगाबाइट होते हैं। आपको चाहिए कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसका भी गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से गुणा करने पे आप बाइट्स निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 1 टेराबाइट्स में कितने बिट होते हैं तो फिर आपको इसमें क्या करना है, इसका 8 का भी ये गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये तो अगर आपको 1 टेराबाइट में बाइट्स चाहिए तो इसका गुणा कर दीजिए। 1 गीगाबाइट में बाइट चाहिए तो इसका कर दीजिए। 1 मेगाबाइट में गुणा चाहिए कितने कितने बाइट्स होती हैं तो इसका और इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले का उससे गुणा करते जाइए। अगर आपको 1 टेराबाइट में बिट्स चाहिए तो इन चारों के साथ में इसका भी गुणा कर दीजिए। 1 गीगाबाइट में बिट्स कितनी होती हैं तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, ऐसे चलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, 1 मिलियन बाइट होते हैं, ठीक है। ये 1024 गुणा 1024, 1 मिलियन बाइट्स होते हैं किसमें, 1 मेगाबाइट में। 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, 1 गीगाबाइट में फिर होते हैं आपके 1 बिलियन, 1 अरब होते हैं। और 1 टेराबाइट में 1 खरब, इसका मतलब ये इसमें ये और इसमें ये, इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1 बिलियन, 1 अरब बाइट्स होते हैं। और 1 टेराबाइट में 1 खरब, 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से पूछा जाता है कि 1 अरब जो बाइट्स होती हैं उसका मतलब क्या होता है। 1 अरब बाइट्स का मतलब क्या होता है, 1 गीगाबाइट्स। और 1 खरब बाइट्स का मतलब क्या होता है, 1 टेराबाइट, ठीक है ना। टेराबाइट का मतलब क्या होता है, 1 ट्रिलियन बाइट्स। और गीगाबाइट का मतलब होता है 1 बिलियन बाइट्स। और मेगाबाइट का मतलब होता है मिलियन बाइट्स, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। तो मेगाबाइट में मिलियन होती हैं, गीगाबाइट में बिलियन होती हैं, और टेराबाइट में क्या होती हैं, ट्रिलियन होती हैं, ठीक है। इनका मीनिंग आपको समझा दिया है कि मिलियन का मीन्स होता है 10 लाख होता है, बिलियन का मीन्स 1 अरब होता है, और ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 1 खरब होता है। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके बाद में ये ध्यान रखना, 8 बाइट बिट्स का 1 बाइट होता है, 4 बिट्स का 1 निबल होता है, हाफ बाइट होती है, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। 1 टेराबाइट के बाद में आपके 1024 टेराबाइट का क्या होता है, 1 पीटाबाइट होता है। 1024 टेराबाइट का क्या होता है, 1 पीटाबाइट होता है। 1024 पीटाबाइट का क्या होता है, 1 एक्साबाइट होता है। एक्साबाइट को हम क्या लिखते हैं, EB लिखते हैं। इसके बाद में 1024 EB बराबर होता है 1 जीटाबाइट। जीटाबाइट का मीन्स क्या होता है, ZB। तो 1 जीटाबाइट में 1024 एक्साबाइट्स होते हैं। 1024 जीटाबाइट बराबर होता है 1 योटाबाइट। 1024 जीटाबाइट बराबर क्या होता है, 1 योटाबाइट होता है। 1024 योटाबाइट बराबर होता है 1 क्या है, ब्रोंटोबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट बराबर क्या होता है, 1024 योटाबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1 जियोबाइट। कौन सा होता है, GPB। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा है, जियोबाइट है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, जियोबाइट होती है। तो ये ध्यान रखें, आप इसको ऐसा नहीं सोचें कि छोटा सा टॉपिक है, इसमें से एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, तो इसको समझ के ध्यान से रखें कि 4 बिट का क्या होता है, एक निबल होता है, हाफ बाइट होता है, और 8 बिट का 1 बाइट होता है। इसके अलावा 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होता है। 1 मेगाबाइट में 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1 बिलियन मतलब अरब, 1 अरब होते हैं। और 1 टेराबाइट्स में 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है, जिसमें 0 और 1 आता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, जियोबाइट होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।